नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने इस बार देश में के इतिहास में पहली बार 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न देने दिए जाएंगे आप, ठीक है ना। तो हमें पहले ये याद रखना है कि जो भारत रत्न जो दिए जा रहे हैं वो 5 व्यक्ति हैं कौन, और क्या उनका भारतीय इतिहास में या भारत के भविष्य में योगदान उनका रहा है आपका, ठीक है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा क्या था कि पहले आपने सुना था कि भारत रत्न देने की अधिकतम जो है वो हम 3 व्यक्तियों को दे सकते थे, लेकिन ऐसा कब कब सरकार ने नई संविधान में संशोधन करते हुए लेकर आए हैं कि कितने व्यक्तियों को अब हाईएस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न आपका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 5 व्यक्ति हैं जो आपको इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये किसका चिन्ह होता है? आपका भारत रत्न का होता है, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जिनको 5 व्यक्तियों को एक साथ आपका भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम बात करते हैं कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए कौन किस किस को ये भारत रत्न दिया जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में, शासन और कृषि में उल्लेखित योगदान देने वाली 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाने वाला है, और वे उनके नाम में सबसे पहला आता है कर्पूरी ठाकुर। सबसे पहले किसको दिया जाएगा आपका? इनमें 5 व्यक्ति हैं, इनमें पहले का नाम है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे नाम है आपके एम एस स्वामीनाथन, जिसमें आपने नाम सुना है कि भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? आपका एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है ना। और अगला है पीवी पीवी नरसिम्हा राव, इनका भी नाम आपने सुना है, ठीक है ना। अगले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और जो लास्ट है आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। ये 5 व्यक्ति हैं जिनको आप भारत रत्न मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला जो है हम बात करते हैं किसके बारे में? कर्पूरी ठाकुर। तो देखिए, ये कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के निवासी थे आपके। कहाँ के निवासी थे? बिहार के थे। और आपको याद रखना, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। और इनको जो है मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, इनके बारे जीवन के बारे में हम जानते हैं क्या इनका योगदान रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कि कर्पूरी ठाकुर को किस एक और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे इनको उपनाम दिया गया है, जननायक के नाम से भी जाना जाता है। 1970-71 और 1977 से 79 तक ये 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो याद भी रखना आपको, मरणोपरांत किसको भारत रत्न दिया जा रहा है? तो आपको वो कौन है? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग, याद रखना कौन सा? मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया था। क्या किया था इन्होंने? एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया था, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटन किया था। यानी ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने आरक्षण की बात की थी ओबीसी के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, जो आपको कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर देते हुए हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की वकालत की, ठीक है ना। तो ये है आपके कौन, जो आपको फोटो दिख रहा है ये है कर्पूरी ठाकुर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आपके बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। और योग ओबीसी से बिलोंग करते हैं आपके। तो इनको भारत रत्न दिया जाएगा क्योंकि इनके बारे में आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनका नाम ट्वीट करके बताया था, ठीक है ना। और इनको ही उन्होंने जननायक की संज्ञा दी है। किस क्या संज्ञा दी है? जननायक के नाम से जानते हैं। और ये एक बीजेपी नेता थे। कौन से नेता है आपके? बीजेपी के नेता थे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी बात करने वाले हैं। उनका नाम है आपका एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका? एम एस स्वामीनाथन। अब आपको अभी तक तो आप यही नाम सुनते रहते थे, एम एस स्वामीनाथन। एम एस का मतलब क्या है? एम एस का फुल फॉर्म है आपका मन कोम्बू संबा शिवम स्वामीनाथन,
ठीक है ना। तो एम एस स्वामीनाथन जिनको आप भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं, किसका जनक मानते हैं? हरित क्रांति का जनक मानते हैं। और देखिए हरित क्रांति की शुरुआत में सबसे पहले उद्देश्य रखा गया था धान के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था आपका वो गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा। तो आप कहोगे भारत में इनको क्या कहा जाता है भैया? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने और इसे आधुनिक बनाने में मदद की। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना पहले कौन थे? अभी 5 व्यक्ति हैं, उनमें कौन है आपके? कर्पूरी ठाकुर, जिनको मरणोपरांत दिया जाएगा। उसी में दूसरे में कौन आ रहा है आपके? एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न दिया जा रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली गेहूं चावल की किस्में विकसित की, जिसमें 1960 और 70 के दशक में भारत में कृषि में क्रांति आ गई थी। ठीक है ना। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग के नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की वकालत की। ठीक है ना। आगे देखिए उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इन्होंने किसानों को सबसे ज्यादा मदद की थी। ठीक है ना। आगे देखिए स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। किसको? एम एस स्वामीनाथन को। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया था। और इनको पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में मिला और पद्म विभूषण 1989 में मिला इनको। तो इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है आपका? एम एस स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इतना क्लियर है आपका? 2 व्यक्ति हो गए, पहले कौन हो गए? कर्पूरी ठाकुर, और दूसरे कौन हो गए आपके? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना। अब हम जो तीसरे व्यक्ति हैं उनकी बात करने वाले हैं, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है आपके? लाल कृष्ण आडवाणी। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है ना। जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। सह संस्थापक मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसमें इनका सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं। ठीक है ना। जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक भी थे। ठीक है ना। जिनको क्या दिया जा रहा है? अब भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या प्रदान किया जा रहा है? भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। किसको प्रदान किया जा रहा है? आपका लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये कौन से नंबर के व्यक्ति हैं? तीसरे नंबर के व्यक्ति। ठीक है ना। चलिए देख, अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। किसकी बात करते हैं? आपकी चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी। कौन थे आपके? तो आप कहोगे ये एक भारतीय राजनीतिक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है ना। और उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? 5वें प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक थे। पहले मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बन गए थे आपके, है ना। आगे देखिए 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश से नेतृत्व किया था। कौन सी प्रथा को समाप्त करने में? जमींदारी प्रथा को समाप्त करने। ठीक है ना। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की वकालत की और उनकी स्थितियों और कल्याण के सुधार के लिए कई उपाय पेश किए। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को भी बढ़ावा दिया था। आगे चौधरी चरण सिंह ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया था? महात्मा गांधी के साथ साथ चले और कई बार जेल भी चले गए थे। कौन थे आपके? चौधरी चरण सिंह। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसान घाट, क्या किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो वो किसका है आपका? चौधरी चरण सिंह।
किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो अपन बताएंगे चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। कौन सा? किसान घाट। ठीक है ना। अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये चार व्यक्ति हो गए हमारे। पहले कौन से व्यक्ति थे आपके? हमने कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात की। दूसरे हमने किसके बारे में बात की थी आपकी? एम एस स्वामीनाथन। तीसरे कौन आ गए थे आपके? लाल कृष्ण आडवाणी। और चौथे कौन आ गए आपके? चौधरी चरण सिंह। अब हम बात करने वाले हैं ये पांचवें व्यक्ति कौन आते हैं। तो उनका नाम है पावुलाबती वेंकट नरसिंह राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव। किस नाम से जाना जाता है? इनका शॉर्ट नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव, जिनको भारत रत्न प्रदान किया जाए। अब देखिए, तो जो पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की विदेशी नीति को रीसेट किया। तो कौन सी नीति को किया था इन्होंने? भारत की विदेशी नीति को। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया, इसराइल के साथ संबंध स्थापित किए। ठीक है ना। इन्होंने अपनी परमाणु रणनीति को आगे बढ़ाने के भारत के अधिकारों को छोड़ने से इनकार करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखा। 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद राव के कार्यकाल में एक अधिक आत्मविश्वासी राजनीति को पीछे छोड़ दिया, जिससे भारत आर्थिक उदारीकरण, ठीक है ना, पुनरुत्थान की राह पर था, जिसमें अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के लिए खोल दिया गया, व्यापार की बाधाओं को कम किया और विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण की शुरुआत की। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास जिसका नाम क्या है? बेई पदगालू का हिंदी अनुवाद, है ना, सहस्त्रफान के नाम से प्रकाशित किया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बनाए गए। कौन कौन से आपके? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बनाए गए। ठीक है ना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया था। तो आप देख रहे हैं, जो जब इनका कार्यकाल था, जब ये प्रधानमंत्री थे आपके, उस समय बहुत से परिवर्तन आपके देश में आए। ठीक है ना। और हम 3 शब्दों की बात करना चाहेंगे। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं आपके? तो पहला जो आपने सुना है, उदारीकरण। कौन सा शब्द है आपका? उदारीकरण, वैश्वीकरण, और तीसरा कौन सा है आपका? निजीकरण। हम इनके बारे में बात करने वाले। सबसे पहला कौन सा शब्द है आपका? उदारीकरण, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि उदारीकरण क्या था। तो उदारीकरण का मतलब इतना सा था कि हमारे देश में जो कर्ज था आपके पास, ठीक है ना, देश में विकास नहीं हो रहा था। इन्होंने क्या किया? उस समय हमारे देश की जितनी भी कर नीति थी उनको सरल बनाए और जो कर थे उनमें कमी कर दी, जिससे कि आपका विदेशों का जो इन्वेस्ट है, बाहर की कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्ट करें। जब फैक्ट्री डालेंगे तो ऑटोमेटिक भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। यही थी उनकी उदारीकरण की नीति। उदारीकरण मतलब उदार बन जाएगी, जो कुछ काम करना चाहता है उसको करने दीजिए आप। ठीक है ना। जिससे विदेश की कंपनियों ने भारत में आकर निवेश किया आपका। दूसरा आता है आपका कौन सा? वैश्वीकरण। कौन सा शब्द आया था आपका? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या था कि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है ना। इसलिए आपने देखा हो कि भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है आपका। ठीक है ना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तीसरा शब्द आया था आपका कौन सा? निजीकरण। कौन सा शब्द आया आपका? निजीकरण। तो अब हम बात करने वाले निजीकरण। तो आज के समय में आप देख रहे हैं हर चीज में निजीकरण है आपका। पहले सरकार हर चीज निःशुल्क देती थी आपकी, तो इससे क्या हो रहा था? देश की स्थिति खराब होती जा रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सरकार तो सुविधाएं देगी देगी, साथ में कुछ अधिकार निजी क्षेत्रों को भी प्रदान किए गए। आज जैसे आप सबसे बड़ी चीज देख रहे हैं, भारत में जो रेलवे का विकास हो रहा है, किसका हो रहा है? आपका रेलवे का विकास। सबसे ज्यादा सहयोग किसका आ रहा है? आपका निजीकरण का ही देखने को मिल रहा है। तो यही इसी कारण क्या आज सरकार ने कुछ क्षेत्र जो है वो निजी हाथों में सौंप दी, जिससे विकास आपका ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो ये 3 कारण रहे जिससे देश आज हमारा विकास कर रहा है। कौन कौन सी नीतियां थी उस समय की? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण।
इसमें सबसे ज्यादा अनुसरण करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना। चलिए देखिए, इनको क्या दिया जा रहा है? भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही? पहले 3 व्यक्तियों को देते थे हर बार, अधिकतम भारत रत्न देने की जो अधिकतम व्यक्तियों को दिया जाता था वो संख्या थी 3, लेकिन इस बार कितने को दिया जा रहा है? 5। एक बार और ऐसा हुआ था, वो आपकी सन थी 1999 में, जब सरकार ने अपने नियम तोड़े थे। उस समय 4 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, और अभी जी 2024 से जब कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है? 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए 1999 में ऐसे 4 व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था आपका? तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था आपका जयप्रकाश नारायण, है ना, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली, और एक और कौन थे आपके? रविशंकर। इन 4 व्यक्तियों को 1999 में क्या दिया गया था आपका? भारत रत्न प्रदान किया गया था, और ये नियम सरकार ने फिर 2024 में तोड़ा। ठीक है ना, जिसमें कितने हैं आपके? 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना, याद रखना 2 बार सरकार ने नियम तोड़े हैं। पहले जो अधिकतम उम्र थी आपकी भारत रत्न देने की वो कितनी है आपकी? अधिकतम जो 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता था, 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया, और अब 2024 में कितने को दिया जा रहा है? 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है जो यूपीएससी में पूछा गया था, इसका आप जिनको पता है वो कमेंट करके आप आंसर दें कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है ना, कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां दी जाती हैं। दूसरा, वर्ष 1954 में शुरू किए गए थे। पद्म पुरस्कारों में केवल एक ही बार निलंबित किया गया था। दूसरा, भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 तक सीमित है। ये प्रावधान पहले से ही। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है? जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके इसका आंसर दें। ठीक है ना। तो चलिए अब इसका आंसर हम बात करते हैं। तो देखिए कि जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको पता भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत की जाती उपाधियां दी जाती। ठीक है ना, 1954 से शुरू किए गए थे और एक बार इनको बीच में रोक दिया गया था। अगला है, भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में कितनी की जा सकती है? अधिकतम वर्ष। तो ये बस वर्ष कौन सा आपका? विशेष वर्ष ही है। कौन सा? 2024, जिसमें कितने व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं? 5 व्यक्तियों को। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है आपके। तो अभी हम बात करने वाले हैं 2024 तक कुल कितने व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिल गया है। तो अभी तक जो संख्या पहुंच गई है वो कितनी हो गई आपकी? 53 व्यक्तियों को आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और अभी जो 5 व्यक्ति हैं, एक बार और आप रिवाइज करें, 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं आपके? 5 व्यक्ति हैं जिनको प्रदान किए गए हैं। पहले कौन है आपके? तो कर्पूरी, कौन है? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है ना। दूसरे कौन है आपके? एमएस स्वामीनाथन। कौन है आपके? एमएस स्वामीनाथन। तीसरे कौन है आपके? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है ना। कितने हो गए आपके? 3 व्यक्ति हो गए। चौथे कौन है आपके? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। और एक और व्यक्ति का नाम बताइए कौन है आपके? तो आप बताओगे एक और व्यक्ति जिनका नाम क्या है आपका? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न आपका 2024 में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को। सबको पता चलना चाहिए ऐसे 2024 में कौन व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है और कौन उनका क्या भारत में योगदान है।